Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। द राइज ऑफ मगध, मगध का उद्भव। द पॉलिटिकल फाइट अमंग दीज महाजनपदास led ultimately to one of them, namely Magad, to emerge as the most powerful state and the center of a vast empire. अब यह जो 16 महाजनपद थे, इनके आपस में जो संघर्ष हुआ उसके वजह से मगध एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य के रूप में सामने आया और एक विशाल साम्राज्य केंद्र बन गया। द अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मगध was the king Bimbisara, who ruled for 52 years from 544 BC to 492 BC. मगध का पहला महत्वपूर्ण शासक था बिम्बिसार, जिसने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व काल के दौरान 52 वर्ष तक शासन किया। He pursued a three-pronged policy, namely matrimonial alliances, friendship with strong rulers, and conquest of weak neighbors to expand the empire. अब इसने साम्राज्य के विस्तार के लिए 3 पक्षीय नीति अपनाई। पहला क्या था? वैवाहिक संबंध बनाना। दूसरा, जो शक्तिशाली शासक हैं उनके संग दोस्ती कर लेना, और जो कमज़ोर पड़ोसी राज्य है उन पर विजय प्राप्त कर लेना। अंडर द पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस ही मैरिड द सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत, द किंग ऑफ कोसाला। अब देखिए, वैवाहिक संबंधों की नीति के वजह से बिम्बिसार ने कौशल राज्य के राजा प्रसन्नजीत की बहन से विवाह कर लिया। She brought in dowry the territory of Kashi, which yielded a revenue of 1 lakh coins. दहेज में वह अपने साथ काशी प्रदेश को लेकर आई थी। वहां से 1 लाख सिक्कों का लगान मिलता था। The control over Kashi and friendship with Prasenjit allowed Magad to concentrate on other areas. अब देखिए, काशी के ऊपर नियंत्रण हो गया था और प्रसन्नजीत के साथ दोस्ती हो गई थी, तो इसके वजह से मगध जो है वह दूसरे क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करने का मौका मिला उसको। His other wives were daughter of the chiefs of लिच्छावी एंड मद्र, मिडिल पंजाब रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, पहले के ज़माने में लोग एक से ज़्यादा शादियाँ करते थे, तो उनकी जो दूसरी बीवी थी उनकी अन्य जो पत्नियां थी वह लच्छिवियों और मध्य पंजाब के प्रमुखों की बेटियां थीं। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड अंग बाय डिफीटिंग इट्स रूलर ब्रह्मदत्त। अब देखिए, इसने अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर इस पर विजय प्राप्त की। अंग and especially its capital Champa were important for the inland and maritime trade. अब देखिए, बोल रहा है अंग, विशेष रूप से इसकी राजधानी चंपा जो है, दोनों स्थान स्वदेशी और जल मार्ग के व्यापार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। यहाँ से इंटरनल ट्रेड होता था, इनलैंड स्वदेशी व्यापार, साथ ही साथ मैरीटाइम ट्रेड मतलब जल के रास्ते से, पानी के रास्ते से भी व्यापार होता था। Thus, काशी एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ अंग बिकम द लॉन्चिंग पैड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मगध। इसी प्रकार से काशी और अंग पर विजय पाना मगध साम्राज्य के विस्तार का सबसे पहला स्थल बना। बहुत फायदा हुआ। He was a contemporary of both Buddha and Mahavir and paid equal respect to them. वे बौद्ध और महावीर दोनों को मानते थे और दोनों को बराबर सम्मान देते थे। It seems that he was either killed or forced to commit suicide by his son Ajatasattu, who was eager to take over the throne himself.
यह माना जाता है, यह विश्वास किया जाता है कि या तो उनकी हत्या की गई थी या उनके पुत्र अजातशत्रु द्वारा उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया था, क्योंकि अजातशत्रु खुद राजगद्दी हथियाना चाहता था। Ajatasattu was an aggressive person and first came into conflict with his maternal uncle Prasenjit, who was aggrieved by the treatment meted out to Bisambar. अजातशत्रु बहुत ही आक्रामक व्यक्ति था और सबसे पहले उसकी लड़ाई उसके मामा प्रसन्नजीत से हुई थी, जो बिंबिसार के साथ किए गए व्यवहार की वजह से नाराज था। He asked Ajatasattu to return the territory of Kashi, which was given to his mother in dowry. प्रसन्नजीत जो थे उन्होंने अजातशत्रु से कहा कि काशी का जो क्षेत्र है, काशी प्रदेश वापस लौटाओ, क्योंकि यह जो प्रदेश है काशी, वह उसकी माँ दहेज में लाई थी। अजातशत्रु refused, and it was only after a fierce battle प्रसन्नजीत agreed to leave काशी with मगध. अब देखिए, अजातशत्रु ने इनकार कर दिया और एक घमासान लड़ाई हुई और उसके बाद प्रसन्नजीत मगध के साथ काशी भी छोड़ने के लिए मान गए। Similarly, he fought with his maternal grandfather Chetak, the chief of Vaishali, and after 16 long years of war, Ajatasattu succeeded in breaking the might of Vaishali. इसी प्रकार अजातशत्रु जो थे वो वैशाली के शासक अपने नाना चेतक के साथ भी युद्ध किए और 16 वर्ष तक चली लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वैशाली की ताकत को तोड़ने में कामयाब हो गए और जो उनके नाना चेतक थे वह हार गए। Therefore, he not only retained Kashi but also added वैशाली टू मगध। अब इससे क्या हुआ, इसके साथ ही उसने काशी को तो अपने पास रखा ही, वैशाली को भी मगध में शामिल कर लिया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है अजातशत्रु was succeeded by Udain and his main contribution was building a fort on the confluence of river Ganga and river Son at पाटलिपुत्र और पटना। अब देखिए, अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे उदयन और उसका सबसे बड़ा योगदान था कि उसने गंगा नदी और सोन नदी के संगम स्थल, जहां वह मिलते थे, गंगा नदी और सोन नदी संगम स्थल जो था पाटलिपुत्र या पटना, वहां पर एक बहुत बड़े किले का निर्माण किया। इट वॉज स्ट्रैटेजिकली अ सिग्निफिकेंट स्टेप as this site was not only centrally located but also allowed easy movement of merchant and soldiers. अब यह जो निर्माण किया गया था, ठीक है, यह सोच समझ के निर्माण किया गया था। युद्ध नीति की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि यह एकदम सिर्फ केंद्र में स्थित नहीं था, यहाँ पर व्यापारी आते थे और सैनिकों का आना जाना बहुत आसान था। उदयन was succeeded by the dynasty of शिशुनाग। अब देखिए, उदयन के बाद शिशुनाग राजवंश के उत्तराधिकारी बने। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग was to defeat अवंती मालवा and make it a part of मगध। शिशुनाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी अवंती मालका को हराकर उसे मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाना। द सक्सेसर ऑफ शिशुनाग वॉज हिज सन काल अशोका। इट वॉज ड्यूरिंग हिज रूल द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड। अब देखिए, शिशुनाग का उत्तराधिकारी बना उसका पुत्र काल अशोक। इसके शासनकाल में दूसरा बौद्ध धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था। आगे देखिए, आगे बोल रहा है द शिशुनाग डायनेस्टी वॉज सक्सीडेड बाय द किंग्स ऑफ नंदा डायनेस्टी।
अब देखिए, शिशुनाग जो राजवंश थे, इसके बाद नंद वंश के राजा उत्तराधिकारी बने। महापद्म नंद वॉज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। महापद्म नंद इसके प्रमुख शासन बने। अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ही बिलोंग टू अ लो कास्ट और एटलीस्ट अ नॉन क्षत्रिय कास्ट। ब्राह्मण ग्रंथों से यह पता चलता है, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार यह जो है महापद्मनंद, यह निम्न जाति के थे या गैर क्षत्रिय थे, ये क्षत्रिय जाति के नहीं थे। He possessed a large army and added Kalinga to his empire. इनके पास बहुत बड़ा सैन्य बल था और इन्होंने कलिंग को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। The last Nand king was धाननंद। अब देखिए, नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था धनानंद। He is believed to be an arrogant and oppressive ruler who imposed heavy taxes on the common man. यह माना जाता है कि धनानंद बहुत ही लड़ाकू राजा थे, सबको दबा के रखते थे, दमनकारी थे और उन्होंने साधारण जनता पर करों का भारी बोझ डाल दिया था। It made them quite unpopular among the masses and ultimately Chandragupta took advantage of this public resentment and uprooted the Nanda rule and set up the Mauryan Empire. इस वजह से साधारण जनता के ऊपर भारी करों का बोझ लाद देने की वजह से जो आम जनता थी उसमें उनकी लोकप्रियता खत्म हो गई थी और अंत में चंद्रगुप्त ने जनसाधारण की इस नाराजगी का फायदा उठाया और उसने नंद वंश के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। अब देखिए, यहाँ पे एक सवाल उठा, द क्वेश्चन इज हाउ मगध कुड स्टैब्लिश ग्रेजुअली इट्स डोमिनेंस ऑल ओवर अदर स्टेट्स ऑफ द पीरियड। अब यह प्रश्न आया कि जो मगध काल है उस काल के अन्य सभी प्रदेशों पर धीरे धीरे अपना वर्चस्व कैसे स्थापित कर सका। मगध certainly benefited from numerous able and ambitious ruler, but its strength was based primarily on certain geographical factors. अब देखिए, मगध के पास जो राजाएं थे वो योग्य थे, वो महत्वाकांक्षी थे, तो इसका तो फायदा हुआ ही मगध को, लेकिन इनकी सबसे जो मजबूत, जो इनकी ताकत थी वह थी इनकी भौगोलिक विशेषताएं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। इट्स अर्लियर कैपिटल गिरिव्रज और राजगिर वॉज सराउंडेड बाई 5 hills विच हेल्प्ड इट टू प्रोवाइड नेचुरल फोर्टिफिकेशन। अब देखिए, बोल रहा है इनकी पुरानी राजधानी गिरिव्रज या राजगिर चारों ओर से 5 पहाड़ियों से घिरी थी जिन्होंने प्राकृतिक किले के रूप में इनकी रक्षा की। सेकेंडली, इट्स फर्टाइल रिवर प्लेन प्रोवाइडेड अ वास्ट अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल सरप्लस विच वॉज एसेंशियल फॉर रेजिंग अ वास्ट स्टैंडिंग आर्मी। अब एक और चीज थी, यह जो स्थान था वो नदी घाटी के पास था, नदी के पास था, तो बहुत फर्टाइल था, ज़मीन उपजाऊ थी। इसके वजह से यहाँ पे जो कृषि उत्पाद है वह बहुत ज़्यादा हुआ और इसके कारण से जो परिस्थितियाँ हैं उसमें बहुत बड़ा सैन्य दल बनाया जा सका। फॉरेस्ट इन सदर्न एरियाज गेव इट टिम्बर एंड एलिफेंट्स। अब देखिए, दक्षिण में इमारती लकड़ियों और हाथी मिले इनको। Magad had another advantage in its control over iron deposits found very near South Bihar. मगध साम्राज्य का लोहा तक पहुंच बहुत आसान हो गया, ठीक है, क्योंकि मगध को इस स्थान का एक और लाभ इस तरह से मिला कि दक्षिण भारत के पास इनको लोहे के खान मिले। Such access to iron made Magadhan weapons far superior and agriculture tools more productive.
अब ये जो मगध साम्राज्य के पास लोहा का पहुंच हुआ, लोहे के खान मिले, तो इससे जो अस्त्र शस्त्र बने वो और अच्छे बने, साथ ही साथ खेती बाड़ी करने के लिए जो औजार हैं वो भी बहुत अच्छे मिले, तो खेती बाड़ी ज़्यादा अच्छा हुआ। इट वॉज दिस मटेरियल बैकग्राउंड विच हेल्प्ड मगध टू बिकम मोर पावरफुल देन अदर महाजनपदास। अब ये जो भौतिक विकास है, ठीक है, इसकी वजह से जो मगध है उनको दूसरे महाजनपदों से अधिक शक्तिशाली बनने में सहायता मिला।